वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KIT सेंटर्स। मैं कोमल त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि अभी अभी नए सेशन के शुरुआत में कदम रख चुके हैं, यानी 2025 एंड 26 सेशन के बच्चों के लिए जिन्हें अभी भी डाउट है बेसिक्स को क्लियर करने में। और इसी वजह से आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सिर्फ उन बच्चों के लिए, या कह सकती हूँ कि सभी के लिए है, पर उन बच्चों के लिए ज्यादा खास है जिन बच्चों को इस चैप्टर में जो बेसिक चीजें हैं उनमें होती है प्रॉब्लम और चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसी चीज को टैकल करने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। यानी आज हम बात करने वाले हैं कि साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है और साथ साथ में लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह सकते हैं, या फिर वो नेसेसरी प्रोसेसेस या फंक्शन जिसके जरिए एक लिविंग बॉडी लिविंग कहलाती है, और सो ऑन चीजें जिसे हमें अच्छे से डिस्कस करना है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनके बेस पर इस चैप्टर को रखा गया है, यानी एनिमल्स और प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम कैसे नेम करते हैं, उन्हें बचाने का तरीका क्या है, और सो ऑन चीजें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर किसी भी लिविंग बॉडी को लिविंग कहने का क्या मतलब है। किसी भी बॉडी को लिविंग कहने का मतलब होता है कि वो बॉडी कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन शो करती है या कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को अपने सामने दिखाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, कोई ना कोई चेंजेस आते हैं इन द लाइफ टाइम। उसकी लाइफ स्पैन के अंदर हर एक स्टेज के अंदर कोई ना कोई चेंज आता है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम लोग लिविंग फॉर्म में आते हैं, लेकिन हमें लिविंग बनने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, हमारी हर एक सेल अपना पर्टिकुलर फंक्शन प्रोसीड करती है। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन को किस तरह से यूटिलाइज करना है ये है, एटीपी प्रोडक्शन है, एटीपी को यूटिलाइज कैसे करना है ये है। तो इतनी सारी चीजें मिलकर हमारी बॉडी एक लिविंग बॉडी कहलाती है ना। तो एक लिविंग बॉडी कहने का मतलब क्या है, ये जनरल में अगर बात करूं कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी लिविंग बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है, उस स्टडी को हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंटल, किसी भी थ्योरेटिकल और किसी भी आपके आसपास दिखे जाने वाले चेंजेस या फिर फिनोमिनन से आप जानते हो कि कोई बॉडी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो लिविंग बॉडी होने के लिए सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उस बॉडी के अंदर होने वाले उसके बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी लिविंग बॉडी या कोई भी बॉडी जो कि ग्रो कर रही है और डेवलप कर रही है, हम उसे कह सकते हैं कि वो एक लिविंग बॉडी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमारे सामने समझ में आती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम डिफाइंड फीचर नहीं कह सकते हैं किसी भी लिविंग बॉडी का, बिकॉज जैसे लिविंग बॉडी ग्रो करती है वैसे नॉन लिविंग बॉडी भी ग्रो करती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई लिविंग बॉडी ग्रोथ कर रही है, सपोज हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, हमारी साइज में इंक्रीजमेंट आया, हमारे वेट में इंक्रीजमेंट आया, हमारी जो बेसिक फीचर्स थे उसमें चेंज आया, हम बच्चे में कुछ अलग तरह के दिख रहे थे, फिर हमारे अंदर फिर एडोलसेंट के चेंजेस आते हैं, यानी बॉडी के अंदर मॉर्फ्स चेंज होते हैं, फॉर्म्स में थोड़ी सी बहुत हेर बदल या फिर कह सकते हो थोड़े से चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉन लिविंग बॉडी कैसे ग्रो कर सकती है, समझने वाली बात है। मान लीजिए मैं कहती हूं कि कोई भी एक सिंपल फ्लैट प्लेटफॉर्म है। फ्लैट प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या है, कोई मैदानी एरिया है, वहां पर मान लीजिए धीरे धीरे क्या होता है कि टाइम चेंज होता रहता है, डस्ट पार्टिकल आते रहते हैं, टाइम चेंज होगा, डस्ट पार्टिकल आते रहते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स उस लेयर के ऊपर क्या होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और एक्यूमुलेशन के बाद उस जो सरफेस का मैं कह सकती हूँ हाइट या लेवल या डेप्थ जो भी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी उसने भी क्या किया है, अपने अंदर ग्रो किया है। अब ग्रोथ के भी कई पैमाने माने जा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लिविंग बॉडी ग्रो कर रही है, तो लिविंग बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या क्या ग्रो होना चाहिए, उसका वेट, उसका साइज, उसका शेप, दैट इज फॉर्म। यानी हम बाय मास किसी लिविंग बॉडी के अंदर ग्रोथ देखते हैं, किसी नॉन लिविंग बॉडी के अंदर हम बाय नंबर ग्रोथ देख सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी हम बाय नंबर ग्रोथ देख सकते हैं, जैसे सेल डिवाइड हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, तो सेल ग्रो कर रही है ना, ये भी लिविंग बॉडी के अंदर आता है। लेकिन नॉन लिविंग बॉडी के अंदर भी बाय नंबर ग्रोथ हो सकती है। मान लीजिए आपके पास 5 कंचे हैं,
उन 5 कंचों के अंदर आपने और भी 4 5 6 कंचे लेकर आए, उसको ऐड कर दिया, तो वो नॉन लिविंग बॉडी का नंबर बढ़ गया ना, बाय नंबर उसकी भी तो ग्रोथ हुई, है ना। तो कह सकते हो कि जो ग्रोथ है उसे आप डिफाइंड फीचर तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो नॉन लिविंग बॉडी में भी शो हो रहा है और लिविंग बॉडी में भी शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिविंग बॉडी के बेसिक फीचर्स की, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट आता है। जैसे कि ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी जो कि क्या करती है, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास के जरिए अपनी बॉडी के अंदर चेंज लाती है, अपनी बॉडी को बड़ा दिखाती है, टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी ग्रोथ के लिए। अभी हम यहाँ लिविंग बॉडी की बात करें तो वो लिविंग बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। फिर ग्रोथ के अंदर ही एक बात बताओ, अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो कोई यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, जो बहुत सारी ढेर सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, एंड वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो जानने वाली बात यह है कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल्स ज्यादा कैसे बनती हैं, जब उसे चोट लगती है, जब उसे कोई इंजरी आती है, तो उसकी सेल्स वहां किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, स्पेसिफिक एरिया की सेल या तो खत्म हो जाती है या तो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज सेल को हम रिपेयर करते हैं, और जो सेल खत्म हो चुकी है उनकी जगह पर सेल्स और भी तो आएंगी ना, तो वहां पर क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। या फिर जब कोई बच्चा बन रहा होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, तो उस टाइम पर ढेर सारी सेल्स डिवाइड करती हैं और सारे सेल बनाती हैं, यानी बल्क में काफी सारी सेल्स बनती हैं, और उन्हीं सेल से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है, एक एनिमल बॉडी बनती है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ग्रोथ दिखाई दी, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, है ना। अब एक टाइम होता है, सडन टाइम फेज होता है जब तक सेल हमारी ग्रो कर रही है, उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाती है कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और वो दोबारा ग्रोथ कब स्टार्ट करती है, जब उसकी नीड होती है, जब सेल्स की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा प्लांट के पास क्या है, प्लांट जो है बेटा, एक और बात, प्लांट और एनिमल का कॉमन डिफरेंस क्या है, एनिमल तो भाई मोटाइल है, वो कहीं भी जा सकता है, वो मूव कर सकता है, उसके पास मूवमेंट है, अगर उसे अपने आप को बचाना है किसी भी नेचुरल फिनोमिनन से या किसी भी आए हुए खतरे से, तो वो मूव कर सकता है, उस जगह से जा सकता है। बट प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स बच्चे एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, वो तो उठ के नहीं कर सकते कि हाँ जड़ें निकाली और चलो अपना घाघरा समेट के चल दिए, नहीं ना, वो वहां पर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन प्लांट की खासियत ये है कि प्लांट के पास एक सेल ऐसी होती है, एक ऐसा रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, और इस मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स जो पाई जाती है, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो अनलिमिटेड अमाउंट में डिवाइड होती रहती है, वो हमेशा उनका काम होता है डिवाइड होने का। ये 9th और 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल रैपिड डिविजन करती हैं और वो भी लाइफ टाइम करती हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की ग्रोथ कैसी है, लिमिटेड है और अनलोकलाइज्ड है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन क्या है, पहला फेज क्या था बच्चे, ध्यान सुनना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर पहली चीज, पहले आपने फीचर क्या पढ़ा कि ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ नंबर के जरिए भी हो सकती है और मास इंक्रीजमेंट के भी जरिए हो सकती है, ठीक है। फिर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ अलग अलग है, प्लांट और एनिमल के पास देखो, एनिमल है ग्रो करेगा काफी टाइम तक ग्रो करेगा, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसका पर्टिकुलर फंक्शन है। प्लांट में भी क्या होती है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन चलते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है, रैपिड डिवीजन करना, तो वो रैपिड डिवीजन का ही काम करती रहती है, ठीक। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक या सेकंड फीचर जो कि लिविंग बॉडी को लिविंग कहलाता है, वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, अपने जैसी यानी सेम काइंड की इंडिविजुअल या प्रोजनी को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बॉडी एग्जिस्टेंस में बनी रहेगी। अगर रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, इसका मतलब वो बॉडी आई ही नहीं कभी, है ना। कि हर एक बॉडी को आने के लिए, हर एक लिविंग बॉडी को आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर है किसी भी लिविंग बॉडी का। नॉन लिविंग बॉडी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनीज possessing features more or less similar to those of parents। यानी अब जो नई सेम काइंड की इंडिविजुअल बनी है, उसके अंदर उसके पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो आएंगे ही आएंगे ना। अब वो चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, पर पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो आने ही आने हैं। यानी पता चलेगा ना कि ये इस इंडिविजुअल से ये वाला इंडिविजुअल बना है, वो सेम काइंड के हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी कई तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी ही रिप्रोडक्शन का काम कर रही है,
यानी एक सिंगल बॉडी ही रिप्रोड्यूस कर ले रही है, ठीक है। अब सिंगल बॉडी अगर रिप्रोड्यूस कर रही है तो हम जाहिर से कह सकते हैं यहाँ पर ये जो सिंगल बॉडी है वो एज अ मदर सेल या मदर बॉडी मानी जाएगी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी काफी सारे मोड्स आते हैं, जैसे कोई कर रहा है बाइनरी फिजन, कोई कर रहा है रीजेनरेशन, कोई कर रहा है बडिंग, कोई फ्रेगमेंटेशन, कोई स्पोर फॉर्मेशन और कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या, अगर बाइनरी फिजन की बात करी जाए बच्चों, तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी फिजन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने बोला ये है अमीबा, क्या ये अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर हम लोग बाइनरी फिजन देखते हैं। बाइनरी फिजन कहने का मतलब क्या है बच्चे? बाइनरी का मतलब दो, जब एक सेल बॉडी दो हिस्से में टूटकर खुद ही दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, दैट इज बाइनरी फिजन। और अमीबा क्या करता है? अमीबा अपने अंदर अपने प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, देन अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, और ऐसे करने पर वो अमीबा खुद एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है, और वो दोनों सेल्स उसकी डॉटर सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? डॉटर सेल। कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये क्या है? अमीबा है। मान लीजिए क्या है ही अमीबा, ठीक है, ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। अब ध्यान सुनिए, इस अमीबा ने पहले क्या किया? स्टेप्स अलग अलग हैं। ए स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। माय मिस्टेक, प्लाज्मोगेमी नहीं, यहाँ पे होगा ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा। यानी यहां पर क्या कर सकते हो, आपने बोला कि पहले इस अमीबा ने अपने बॉडी को, अपने प्लाज्मा को दो हिस्सों में बांटना शुरू किया। दो हिस्सों में बांटना शुरू किया, रिग्रेशन समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो अपने प्लाज्मा को दो बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर ना, ये न्यूक्लियस भी क्या करना शुरू करेगा? ये न्यूक्लियस भी अपने आप को, अपने एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में बांटने की कोशिश करेगा। ये इसका न्यूक्लियस, और इसने क्या किया? इस न्यूक्लियस ने भी अपने आप को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करी। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये बिल्कुल कम पॉइंट पे अटैच होते हैं। कहने का मतलब क्या है? हाँ, बिल्कुल कम पॉइंट पर अटैच होते हैं, और न्यूक्लियस भी लगभग टूट ही चुका होता है। टूट चुका मतलब कि न्यूक्लियस भी लगभग बट ही चुका होता है, ठीक। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक सेल किस में चेंज होंगी? दो सेल में, ठीक है। तो यहां जो ये दो सेल बनी, ये दोनों सेल क्या कहलाएंगी? डॉटर सेल। क्या कहलाएंगे बेटा? डॉटर सेल्स। क्लियर? यानी ये जो एक बॉडी अपने आप को दो बॉडी में बांटेगी, दो हिस्से में बांटेगी, दो डॉटर सेल्स में बांटेगी, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, जो कि किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। क्या होता है? बाइनरी फिजन। अब आपको ना दो वर्ड मिलते हैं, फिजन और फ्यूजन, तो बच्चों को काफी ना दिक्कत होती है। फिजन और फ्यूजन का मतलब, फ्यूजन का मतलब क्या है? देखो, फिजन वर्ड मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, दो हिस्सों में बंटना, और फ्यूजन का मतलब है जब दो बॉडी आपस में मिक्स हो जाए, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ओके, नाउ फिर बाइनरी फिजन हो गया, देन रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब ऐसी कैपेसिटी, मान लीजिए कि आपको दो हिस्से में बांट दिया जाए और आपकी बॉडी हर दोनों हिस्सों में से क्या करे? अपने आप को नया बना ले। यानी मैंने बोला, देखो अमीबा तो कर रहा था कि अमीबा पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी जो मदर सेल थी वो खत्म होकर दो डॉटर सेल में बट गई। लेकिन रीजेनरेशन में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्लेनेरिया का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चे, बहुत गंदा लग रहा है, थोड़ा दूसरा बना देती हूँ। ठीक है, ये क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। इस प्लेनेरिया के पास ऐसी कैपेसिटी है, यानी रीजनरेशन की कैपेसिटी है, कि अगर मैं इसको दो हिस्सों में काट दूं या तीन हिस्सों में काट दूं, तो जो इसकी ये वाली बॉडी है ये भी धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप क्या कर लेगी? पूरा कर लेगी। और इसकी जो ये बीच वाली बॉडी है ये भी धीरे धीरे क्या कर लेगी? अपने आप को पूरा कर लेगी। और जो लास्ट वाला टेल का हिस्सा है वो भी क्या, टेल जैसा जो हिस्सा है वो भी क्या कर लेगा? अपने आप को धीरे 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 धीरे
पूरा कर लेगा। यानी एक सेल से मेरे पास कितनी सेल बन गई? 3 सेल। इसी को हम बोलते हैं रीजेनरेशन, जो अपने आप को रीजेनरेट कर ले। क्या कर ले? रीजेनरेट कर ले, तो उसे हमने क्या बोला? रीजेनरेशन। इतना क्लियर? नाउ नेक्स्ट, रीजेनरेशन हो गया। बडिंग का मतलब क्या? बडिंग जो कि किसके अंदर देखी जाती है? हाइड्रा के अंदर। अब ये चीज तुमने 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि बडिंग का मतलब क्या है। हाइड्रा की बॉडी में से ही छोटे छोटे बर्ड टाइप यानी छोटी छोटी एक्सग्रेशंस निकलती हैं, छोटी छोटी फॉर्म ऑफ बॉडी निकलती हैं। उन्हीं को धीरे 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 उनकी बॉडी पे ही अटैच रहेंगे, बॉडी पे अटैच रहेंगे और धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी मदर बॉडी से डिस्टैच हो जाएंगे और उनका जो बेसल पार्ट है वो जाकर क्या हो जाएगा? बॉटम पे टच हो जाएगा, यानी बॉटम पे अटक जाएगा, बॉटम पे जाकर गिर जाएगा और वही बन जाता है नया हाइड्रा। दैट इज बडिंग, है ना। यानी जब बॉडी के एक्सग्रेशन से एक नया ऑर्गेनिज्म या नया सेम काइंड का इंडिविजुअल बनता है तो उसे हम बोलते हैं बडिंग, जो कि किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? हिस्सों में बांट दो, फ्रेगमेंट में बांट दो और उसके बाद क्या हो? वो हर एक हिस्से से नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स के जरिए यहां पर क्या होगा, जो कह सकते हैं कि स्पोर्स के जरिए ही नया नया वो बनेगा, आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम ज्यादातर देखते हैं फंगीज में, देख लेंगे। ठीक है, हाइफे में स्पोर बनता है और आगे चल के बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंगी के अंदर, जहां पर स्पोर फॉर्मेशन की बात ज्यादातर आएगी। ठीक है, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब क्या है? जैसे कि आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपने गन्ना है ना, शुगर केन की वो जो गांठें निकलती ना जहां जहां से, उसको वहां से काट दो और हर एक हिस्से को, हर एक फ्रेगमेंट को जाकर अपने जमीन में क्या कर दिया? गाड़ दिया। सही खाद, सही पानी, सही टाइम पर मतलब उसका देखभाल किया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वहां पर वो नया हर एक गांठ से एक नया गन्ना बन जाएगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर? फिर रिप्रोडक्शन का दूसरा मोड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जिसके अंदर 2 बॉडी की जरूरत होगी। 2 बॉडी मतलब एक बॉडी जो कि फीमेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक बॉडी जो कि मेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको क्या चाहिए? 2 पार्टनर्स चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए और जो इन्वॉल्व करते हैं अपने सेक्स सेल्स को, जर्म सेल और फिर फीमेल गैमेट सेल को, और आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जब नया इंडिविजुअल बनता है वो रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, नाउ 2 चीजें हो गई, एक तो ग्रोथ एंड एक रिप्रोडक्शन। तीसरी चीज है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बाकी के फीचर्स काम नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ये लिविंग बॉडी के अंदर सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना, किसी चीज का टूटना, किसी चीज का वापस जुड़ना, ये सब चीजें दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसके जरिए लिविंग बॉडी के अंदर चेंज हो, लिविंग बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस बने, लिविंग बॉडी के अंदर एनर्जी बने और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर क्या आ जाए? एनाबॉलिज्म आ जाए, कैटाबॉलिज्म आ जाए, सिंथेसिस। देखो, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? आगे चलकर सिंथेसिस होना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जहां पर ब्रेक डाउन होगा, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज द एनर्जी, है ना। फिर ये क्या हो गई? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। इनके अंदर होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग रिएक्शंस होते हैं, जिसके जरिए एक बॉडी लिविंग बॉडी कहलाती है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म पर ही डिपेंड करते हैं, बाकी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे किस पर डिपेंडेंट है? मेटाबॉलिज्म पर। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास की चीजों को लेकर सेंस में रहना। ठीक है, पता करना, उसको सब कुछ पता चले कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, आभास होना। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है? कॉन्शियसनेस। यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस करती है उसके सराउंडिंग को, उसके एनवायरमेंट को और वहां पर प्रेजेंट स्टिमुलाइज को, वो होती है कॉन्शियसनेस। जैसे कि ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ओके, नाउ ये तो हो गई क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं? इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, सेल्स में सेल्फ रेप्लिकेट करती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चलती रहती है इनसाइड ऑफ द बॉडी, जो बाहर के स्टिमुलाइज को भी और अंदर के स्टिमुलाइज को भी क्या करती है? एक दूसरे से काफी हद तक सिमिलर बनाती है। ठीक है,
यानी कहने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस की मदद से ही आपकी बॉडी लिविंग बॉडी कहलाती है। आई होप इतना क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा मैंने कितनी बात करी, ध्यान सुनना। लिविंग बीइंग होने का क्या क्या कारण है? सबसे पहला ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और एक होता है कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, सेल स्ट्रक्चर है, टिश्यू स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ फिर डाइवर्सिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितने वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स प्रेजेंट है किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया के अंदर। फिर उसी के अंदर हमारे पास एक और टर्म आती है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी मे बी प्लांट मे बी एनिमल, सबको मिलाकर, प्लांट और एनिमल दोनों को मिलाकर जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी अलग अलग वेराइटीज, उनकी अलग अलग चीजें प्रेजेंट होना, अलग अलग वेराइटीज फॉर्म्स प्रेजेंट होना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यानी लिविंग फॉर्म के अंदर देखे जाने वाले वेरिएशंस को क्या बोलोगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो लगभग कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन अराउंड हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर लाई करती है। सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर थे, जिन्होंने कहा था कि बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या होती हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज को कैसे आप डिराइव कर सकते हो, किस तरह से आप उन्हें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डार्विन ने इसके बारे में बताया था। 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारी ऐसे खोज की गई है जिससे ये पता चलता है कि लिविंग बॉडी को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, किस तरह से बॉडी प्लांट्स की अलग हो सकती है, एनिमल की अलग हो सकती है, क्या क्या इनके अंदर कॉमन फीचर और क्या क्या इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड फीचर्स हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी की। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? हमारी इस चैप्टर के मेन 4 चीजें, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंट लेवल, स्ट्रेटा या फिर टेक्सा में डिवाइड करते हैं। टेक्सा का मतलब होता है उनका लेवल या उनका स्टेट, डिफरेंट स्टेट में उनको डिवाइड करना या क्लासिफाइड करना। ठीक है, तो दैट इज टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के अंदर ही कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा वर्ड है जिसे सब कोई मतलब जानते हैं, सब कोई फेमिलियर है इससे। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नेम प्रोवाइड करना, वो भी कैसा नेम, यूनिवर्सल नेम, जो सब जगह जाना जाए। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उसका फॉर्म दिख रहा है, उसके फॉर्म के बेस पर, उसके दिखने के बेस पर। एनाटॉमिकल मतलब क्या, उसके इंटरनल व्यू को देखने के बाद। उसके साइकोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है, उसके किस तरह से फंक्शन चलते हैं, किस तरह से वो बॉडी वर्क करती है, उसका सिस्टम कैसा चल रहा है, ये सब, प्लस बिहेवियर, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह की चीजें वो अपनी बॉडी के अंदर शो करती है, कैसा अडेप्टेशन है, किस हैबिटाट में रह रहा है, और सो ऑन चीजें, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन। यानी आप क्या डिस्क्राइब करोगे कि उसका फॉर्म कैसा है, उसके सेंसेस कैसे काम करते हैं, उसके बिहेवियर कैसे है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनाटॉमिकली वो कैसा दिखता है, और कितनी कैरेक्टरिस्टिक उसके पास प्रेजेंट है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, आप किसी भी दो स्पीशीज को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कैसे कंपेयर करोगे, उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर। मान लीजिए आपने कोई स्पीशीज खोजी है, ठीक है, आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोजा है, ठीक है, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी पहले से वेल नोन ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करोगे। क्या कंपेयर करोगे, उसके अंदर वाली सिमिलैरिटीज और उसके अंदर वाली डिससिमिलैरिटीज। अगर डिससिमिलर होंगे तो अलग अलग में डिवाइड कर दोगे, अगर सिमिलर होंगे तो एक ही साथ एक ही ग्रुप में रखोगे ना, है ना। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग बॉडी को ऑर्गेनाइज करने से पहले, उसको स्ट्रेटा या लेवल में डिवाइड करने से पहले ये जानना कि वो सिमिलर है या फिर डिससिमिलर। इतना क्लियर? फिर क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रुप्स में डिवाइड करना या फिर उनके कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, वो भी किस बेस पर, उनके सेम कैरेक्टर के बेस पर। अगर कैरेक्टर सेम आ रहे हैं तो उन्हें एक ही कैटेगरी में रखोगे, अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर। नाउ वो भी किसकी मदद से, अच्छा सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी पड़ेगी ना,
अब आप किसी को क्लासिफाइड कर रहे हो, आपको कुछ चीज मिल रही है क्लासिफिकेशन करने के लिए, आपके पास जो पहले से स्पीशीज हैं उनके बारे में ये जानना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या चीजें एक्सेप्शन में हैं, क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी, तभी तो आप उस नई डिस्कवर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, या क्लासिफाई कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्या बोला मैंने, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नेम प्रोवाइड करना है, और यहाँ हम कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल का मतलब क्या है, जहां पर दो वर्ड्स मिलकर एक नेम को बनाएंगे जो कि पूरे यूनिवर्स में वही माना जाएगा, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम उस स्पीशीज का माना जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म का माना जाएगा। ठीक है, और लोकल एरियाज में अपने नेटिव प्लेस में वो कुछ भी नाम से जाना जाए, लेकिन यूनिवर्सली जो नाम एक्सेप्टेड होगा वो कैसा होगा, बायनोमियल। बायनोमियल मतलब दो वर्ड से बनने वाला नाम। ठीक है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था, कैरोलस लिनियस ने बताया था। और इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान सुनना बच्चे, कार्लस लिनियस ने जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग अलग था। सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, एंड आफ्टर दैट इन्होंने किसके बारे में बताया, एनिमल के बारे में बताया। जब प्लांट्स के बारे में बताया गया था वो था 1753 में, और एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया था 1758 में, यानी 5 इयर्स के डिफरेंस में प्लांट को पहले बता दिया, और लेटर 5 इयर्स इन्होंने किसके बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में 1753 में इन्होंने क्या बताया, स्पीशीज प्लांटेरम, और जो एनिमल्स थे उनके बारे में क्या बताया, सिस्टमा नेचुरे। कहने का मतलब क्या, देखो बेटा, अगर कोई प्लांट है और आपने प्लांट को किस तरह से डिवाइड किया, नॉर्मल चीजें क्या होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई पेड़ है, कोई झाड़ी है, या फिर कोई पौधा है। कहने का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि ये इस प्लांट का या इस पौधे का ये काम है कि ये मेडिसिनल पर्पस से यूज किया जा सकता है, जिसे हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कोई झाड़ी है, ठीक है, तो झाड़ियों को हमने श्रब्स कह दिया। मतलब अच्छा, प्लांट, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब में डिफरेंस क्या है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ट्रीज कैसे होते हैं, जिनकी लेंथ, हाइट, डेप्थ या विड्थ कितनी हो, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बोला कि वो ट्री है। अगर कोई लंबा चौड़ा पेड़ है, उसका तना मोटा है, उस पर डिफरेंट फ्रूट्स लग रहे हैं या फ्रूट्स नहीं भी लग रहे हैं, ऐसे ही है, तो भी आपने इसको ट्रीज बोले, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग। अब हर्ब्स और श्रब्स में कैसे डिसाइड करोगे हर्ब्स कौन से होते हैं और श्रब्स कौन से होते हैं। देखो बेटा, हर्ब्स यानी वो प्लांट जिनका बेस जो सॉइल के पास, सॉइल का जो बेस है ना बेटा, यानी धरती का जो बेस है, उससे उनका ब्रांच, उसका स्टेम जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, स्टेम निकला हुआ है, और स्टेम के निकलने के बाद मान लीजिए इतने स्टेम की लंबाई है, और इसके बाद ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। कहने का मतलब है मेरे कि अगर मैंने बोला ये बेस है, ठीक है, अंदर जो जड़ें हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये इसका क्या है, स्टेम है, और जो ब्रांचेस होंगी वो स्टेम के कुछ ऊपर से निकलनी स्टार्ट करें, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हर्ब्स हैं। क्या बच्चे, ये हर्ब्स हैं। जैसे मान लो तुलसी का पौधा, किसको बोला मैंने, तुलसी का पौधा, ये होती है आपकी हर्ब्स। पर श्रब्स का यानी झाड़ियों का क्या मतलब है, जब बेस से ही स्टेम के साथ साथ ही उसके ब्रांचेस भी क्या कर रहे हैं, निकलने लगे, ये होती हैं झाड़ियां। क्या होती हैं बच्चे, ये झाड़ियां, जिन्हें हम बोलते हैं श्रब्स। हर्ब्स जिनके स्टेम के कुछ ऊपर बाद से ब्रांचेस निकलेंगी, और श्रब्स जिनके स्टेम के साथ साथ ही क्या निकलेंगी, साथ साथ में ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी बेस से वो भी क्या होंगी, हल्की हल्की अटैच्ड होंगी। तो ये था कॉमन डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। इतना क्लियर? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स, अच्छा अब ये जो नॉमेनक्लेचर हुआ था, नॉमेनक्लेचर से पहले क्लासिफिकेशन करी गई थी कि प्लांट्स को हमने बांट दिया ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में, एनिमल्स को हमने इस बेस पे बांट दिया कि जिनके पास ब्लड है, यानी जिनके पास आरबीसीज हैं उन्हें अलग कैटेगरी में रखो, और जिनके पास आरबीसीज नहीं है उन्हें अलग कैटेगरी में रखो। जिन्हें आरबीसीज हैं जिनकी बॉडी में, उनको हमने नाम दे दिया इनेमा, और जिनके पास आरबीसीज नहीं है उनको हमने नाम दे दिया अनेमा। अनेमा स्टैंड्स फॉर अनीमिया, सो खून की कमी। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ अभी जो नेमिंग हुई थी ये दो हिसाब से देखो, ICBN और ICZN। BN और ZN का
अलग अलग मतलब ये निकल रहा है तो दोनों एक ही चीज के पार्ट। आईसीबीएन का मतलब क्या है, जब बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा, जब प्लांट्स के लिए नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, ठीक है। आईसीबीएन का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स को दिए जाने वाले नाम को हम बोलते हैं, या प्लांट्स को जब नाम दिया जाता है तो उस कोड्स को हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बट जहां जेड आ जाता है आईसीजेडएन, तो जेड स्टैंड करता है जूलॉजी के लिए, यानी बॉटनी में तो प्लांट्स की बात होगी और जूलॉजी में एनिमल्स की बात होगी, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। ओके, यानी आईसीजेडएन का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, नाउ अब रूल्स क्या है, नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं। नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनमें सबसे बेसिक रूल ये है कि बेटा जब भी बायोलॉजिकल नेम्स लिखे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम के अंदर 2 वर्ड्स आएंगे। दोनों वर्ड में जो पहला वर्ड होगा उसे हम जेनेरिक नेम बोलेंगे और दूसरे वर्ड को हम स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों ही नाम में क्या दिक्कत, देखो बेटा जब कोई चीज प्रिंट होती है, वैसे तो बायोलॉजिकल नेम्स से होते हैं जनरली लेटिन लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, और या फिर इटैलिक्स में लिखे जाते हैं अगर प्रिंट हो रहे हो। लेकिन अगर हम अपने हैंड रिटन लिख रहे हैं, मतलब हमारे हाथ से लिख रहे हैं ना नोमेनक्लेचर या फिर बायोलॉजिकल नेम्स को खुद से लिख रहे हैं, हाथों से प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो उन वर्ड्स को लिखने का तरीका, उन लेटर्स को लिखने का तरीका क्या हो जाता है, हमारे लिए अलग हो जाता है। जब हम आगे वाला वर्ड जिसे हम जेनेरिक नेम बोल रहे हैं उस नेम को लिखते हैं तो वहां पर हमारा पहला लेटर कैपिटल होता है। सपोज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा आपको, एग्जाम्पल मैंने दिया, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नेम्स बना रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम में 2 पार्ट आते हैं, एक तो जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक नेम यानी जो कि डिपेंड करता है जीनस पर कि जीनस क्या है, और स्पेसिफिक एपिथेट किस पे से बेस्ड है, स्पीशीज पे से, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल नाम किसका दे रही हूं मैं, मैंगो का। किसका नाम दे रही हूं बेटा, मैंगो का। मैंगो जो कि क्या है, एक फ्रूट है, तो यहां पर मैंगो का जो नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो वर्ड मैंने लिखा ना मैंगीफेरा इंडिका, इसमें जो जीनस है दैट इज मैंगीफेरा और इंडिका दैट इज स्पीशीज। पर लिखने का तरीका क्या आया मैंने, जब मैं जेनेरिक नेम लिख रही हूं तो इसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, और इस पूरे वर्ड को लिखने के बाद मैंने इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, मतलब मुझे मैंगीफेरा को अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं स्पेसिफिक नेम लिखूंगी, स्पेसिफिक एपिथेट लिखूंगी, तो मेरा पहला लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं जब नाम लिखूंगी तो जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल में हो, ठीक है, कैपिटल में लिख दिया, और स्पीशीज का पहला नेम कैसा होना चाहिए, स्मॉल में, और इन दोनों ही वर्ड्स को मैं सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी, तभी मेरा बायोलॉजिकल नेम एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, इतना क्लियर। नाउ बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर while specific epithet with small letter, ये भी मैंने समझा दिया। both the words in a biological name when hand written, अगर दोनों बायोलॉजिकल नेम को हाथों से लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा, जो कि इंडिकेट करता है उनके लैटिन ओरिजिन को, ठीक है बेटा। फिर जो नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीविएटिंग फॉर्म एट द एंड, ठीक है, और क्या होगा, जो इनका जो नेम है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल किसका दिया था, मैंगीफेरा इंडिका का, समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर सिस्टमैटिक क्या है, अच्छा बेटा हमने क्या पढ़ा, टेक्सोनॉमी पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, हमने नोमेनक्लेचर भी पढ़ा। अब हम बात करें सिस्टमैटिक की।
और ये सिस्टमैटिक वो चीज है जो टेक्सोनॉमी से लेकर जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी उन सबको अगर मैं सिस्टमैटिक के अंदर रखना चाहूँ तो सब रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक क्या है, ये वो तरीका है या ये वो ब्रांच है जो कि टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को बताता है। यानी सिस्टमैटिक को आप क्या कह सकते हो, वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म और उनके रिलेशनशिप के बारे में, यानी उनके चीजों के बारे में। अब systematic is the group and the parts of the group is identification, nomenclature, classification और evolutionary relationship। इतना क्लियर है? ओके। टेक्सोनॉमिक सिस्टमैटिक के अंदर एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिक हिरार्की। हिरार्की का मतलब होता है जब मैं क्या कर रही हूं बेटा, जब मैं किसी चीज को डिवाइड करते आ रही हूँ, किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते आ रही हूँ और आके वो किसी ना किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने ढेर सारी स्पीशीज ढूंढी और उन ढेर सारी स्पीशीज के अंदर सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं, मैंने उन्हें उठाकर एक जीनस में रखा। जीनस के अंदर ज्यादा सिमिलैरिटीज है, उन्हें आके मैंने एक और लेवल में रखा। फिर उस लेवल के अंदर सिमिलैरिटी आई, उसमें उसे और एक और लेवल में रखा। यानी जब मैं लेवल टू लेवल डिवाइड करती जाऊंगी और वो जो लेवल्स का एक ग्रुप बनेगा, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बेटा इस फॉर्म में होती है। हमें इसको याद करने का एक बहुत अच्छा निमोनिक मैं तुम्हें बताती हूँ। इस निमोनिक को अगर तुम याद कर लेते तो तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से ये टेक्सोनॉमिकल हिरार्की याद हो जाएगी। ठीक है, निमोनिक क्या है? निमोनिक तुम्हारा हो जाएगा, देखो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, निमोनिक बता रही हूँ। किस चीज का? टेक्सोनॉमिक हिरार्की का। ठीक है, इस टेक्सोनॉमिक हिरार्की के अंदर कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये मेरा क्या है? निमोनिक है। अब ध्यान से देखना बेटा, कीप पॉट क्लीन में से मैं पहले वर्ड्स ले लेती हूँ। की के दैट इज स्टैंड फॉर अरे क्या हो रहा है, नहीं कर सकती। देखो, के स्टैंड्स फॉर किंगडम, के स्टैंड्स फॉर किंगडम। पी स्टैंड्स फॉर फाइलम, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं बात कर रही हूँ एनिमल्स की तो मैं क्या लिखूंगी? फाइलम लिखूंगी। अगर मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स की तो मैं डिवीजन लिखूंगी। क्या लिखूंगी? डिवीजन लिखूंगी। ठीक है, और इसमें हम एरो हमेशा कौन सी डायरेक्शन बनाएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पी ले लिया। अब सी किसके लिए स्टैंड करता है? सी स्टैंड्स फॉर क्लास, सी स्टैंड्स फॉर क्लास। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, O stands for order, and after that F stands for family, F किसके लिए स्टैंड कर रहा है? फैमिली। एंड G और S तो समझ में ही आ गया होगा। फैमिली के बाद क्या आएगा इधर? जीनस एंड देन स्पीशीज, एंड स्पीशीज इज द यूनिट दैट डिफाइन द किंगडम। यानी इस पूरे हिरार्की की यूनिट क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, स्पीशीज के बेस्ड पर ही चीजें क्या हुई है? बनी हुई है। स्पीशीज से जीनस बनेगा, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, देन क्लास एंड देन फाइलम और किंगडम। ठीक है, किंगडम हमारे पास कितने हैं? वी हैव टोटल 5 किंगडम्स। कितने किंगडम्स है बेटा हमारे पास? 5 किंगडम्स। और इन 5 किंगडम्स के अंदर हमने एनिमल्स को, हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। आई होप इतना क्लियर। तो हिरार्की का आपका निमोनिक भी कैसा हो गया? कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। और सबके पहले लेटर को यूज करके आपने क्या बना दिया? पूरा का पूरा हिरार्की बना दिया। क्लियर नाउ? ठीक है, अब टेक्सोनॉमिकल हिरार्की जो हमें क्या बताती है? एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जब हम स्पीशीज से लेकर किंगडम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से देखो, इफ वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगे, डिक्रीज होंगे। बट इफ वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंसेस गॉट इंक्रीज हो जाएंगे।
किंगडम के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे उसमें फाइलम में ज्यादा होंगे, फाइलम के अंदर जो होंगे वो क्लास में ज्यादा होंगे, क्लास के अंदर से ऑर्डर में ज्यादा होंगे, ऑर्डर से ज्यादा फैमिली में होंगे, फैमिली से ज्यादा जीनस में होंगे, और जीनस से ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पाए जाएंगे? स्पीशीज के अंदर। बट व्हेन वी गो अपवर्ड, in upward direction, the common characteristics or features got decreased, वो डिक्रीज होने लगेंगे। इतना क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सा स्पीशीज हैज ओनली रियल एग्जिस्टेंस। जो टेक्सा का मतलब होता है बेटा स्ट्रेटा या फिर लेवल। टेक्सा का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटा या फिर लेवल, ठीक है? टेक्सा या स्ट्रेटा या लेवल स्पीशीज हैज ओनली रियल एग्जिस्टेंस। स्पीशीज के पास क्या होते हैं? रियल एग्जिस्टेंस होती है। केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये किस लिए केपेबल है? इंटरब्रीडिंग के लिए केपेबल है, या फिर जीन एक्सचेंज भी कैसे कर सकते हैं? म्यूचुअली जीन्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। स्पीशीज हैविंग मैनी सब स्पीशीज, स्पीशीज के पास बहुत सारी क्या होती हैं? सब स्पीशीज होती हैं। आर पॉलीटाइपिक और मैक्रो स्पीशीज। पॉलीटाइपिक मतलब बहुत सारे काइंड की, बहुत सारे टाइप की, और मैक्रो स्पीशीज मतलब बहुत सारे, दो वर्ड होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल, और मैक्रो मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा। तो इनके अंदर बहुत सारी स्पीशीज के फॉर्म्स पाए जाएंगे। फिर एक और चीज आती है जो हमें समझने की जरूरत है बेटा, एक वर्ड आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला, एक ऐसा इवोल्यूशनरी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अभी जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, जैसा कि पहले हिस्टोरिकल टाइम पर था। इवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे चेंज आता गया, है ना? जो अपने एंसेस्टर से कॉमन रिलेशनशिप शो करती है, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, याद रखने की बात है, याद रख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, और ये सब चीजें पढ़ लेते हैं एक बार। अब मैंने कॉमन नेम दिया है मैन का, ठीक है? मैन का कॉमन नेम क्या हो गया? मैन ही है, ठीक है? बायोलॉजिकल नेम में हम इसे बोलते हैं होमो सैपियंस। होमो वर्ड जीनस के लिए स्टैंड करता है, और सैपियंस आपके किसके लिए स्टैंड करेगा बच्चे? सैपियंस स्टैंड करेगा स्पीशीज के लिए, ठीक है? इसका जीनस होमो हो गया, फैमिली इसकी होमिनिडे है, और ऑर्डर इसका प्रिमेटा है, ठीक है? क्लास कौन सी है? ममेलिया, मैमेलियन कैटेगरी में है ना। ममेलिया का मतलब क्या होता है? वो जो कि जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं और जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, दैट उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं, ठीक है? और इनका फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। यानी कहने का मतलब अगर मैं हिरार्की के अंदर डिवाइड करो तो स्पीशीज क्या हो गई बेटा? स्पीशीज इज सैपियंस, जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडे, ऑर्डर आपका प्रिमेटा ऑर्डर हो गया, क्लास कौन सी हो गई? मैमल क्लास की हो गए, और फाइलम कौन सा हो गया? कॉर्डेट का। कॉर्डेट का मतलब क्या है? जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, है ना, वो कॉर्डेट्स होते हैं। और अगर मैं फाइलम के ऊपर जाऊं तो किंगडम कौन सा आ जाएगा? एनिमेलिया किंगडम। ये हो गई आपकी हिरार्किकल चीजें। फिर आते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिक घर में पाई जाती है ज्यादातर, तो ठीक है? म्यूस्का डोमेस्टिका। जीनस म्यूस्का हो जाएगा, फैमिली म्यूसिडे हो जाएगी, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा, और क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट की क्लास में आ रहे हैं, और जिनका फ्लाइलम होगा वो आर्थ्रोपोड्स को शो करेगा। आर्थ्रोपोड मतलब जिनके पास क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है? इन सब के बारे में बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोड्स क्या है, कॉर्डेटा क्या है, और जो फाइलम्स हैं उन सब में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? फिर मैंगो, जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया, मैंगो का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। जीनस मैंगीफेरा है, फैमिली इसकी एनाकार्डिका है, और ऑर्डर इसका क्या है? सेपेंडेल्सिया, और इसका जो क्लास है वो डाइकोटिलिडन का है, मतलब जिसके पास 2 कॉटिलिडन्स होंगे, और इसका फाइलम आ जाता है आपका एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म मतलब जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। ओके, फिर ये सब चीजें समझ में आ गई। नाउ आगे सुनो। ओके, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब बचाव, किस तरह से आप किसी चीज को बचा सकते हो, किस तरह से किसी चीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसे हमने बोला एड्स, ठीक है? टेक्सोनॉमिकल एड्स कहने का मतलब क्या है? किसी भी लिविंग फॉर्म को या किसी भी लिविंग फॉर्म के डेड अवशेषों को, फॉसिल्स को आप किस तरह से स्टोर करके रख सकते हो, किस तरह से बचा कर रख सकते हो, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं बेटा, जिनके जरिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो जो कि आपके लिए क्या है? यूजफुल है। मान लीजिए कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन आगे चलकर आपको उसका कोई अवशेष मिल रहा है, कोई चीज आपको पता चल रही है उसके बारे में, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यह इससे कॉमन है या नहीं है, इससे बचाव का तरीका क्या है। मान लो कोई चीज हार्मफुल है, कोई चीज आपके लिए नुकसानदेह है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये नुकसान कर रही है, इसका मतलब मैं इससे बचने के लिए पुरानी चीजों को, अगर मैं पुराने डेटाबेस को छान मारूंगा, पुराने डेटाबेस पे
इसको मैच करूंगा तो मुझे हो सकता है कि इससे निपटने का, इससे निजात पाने का आइडिया मिल जाए। ठीक है। हर्बेरियम, अब टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। जैसे पहला क्या आया, हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या है, ऐसी जगह या कह सकते हो ऐसा स्टोर हाउस जिसके अंदर हम प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं, यानी स्टोर हाउस ऑफ प्लांट specimens, collected plant specimens. Herbarium sheet contains label regarding date, place of collection, scientific name, English, local and botanical names, family characters, name, etc. यानी जब भी हम हर्बेरियम के अंदर किसी प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक हर्बेरियम शीट बनाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है क्या क्या लेबल होते हैं, उसका डेट क्या है, कब ये लेबल किया गया था, इस जो ये प्लांट है ना, प्लांट का स्पेसिमेन है, ये कब कलेक्ट किया गया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इंग्लिश में भी, लोकल में भी, और बोटेनिकल नेम क्या है वो बताया जाता है। फिर कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किसने कलेक्ट किया, यानी कौन लेकर आया, किसने कलेक्ट किया, किसके जरिए रखा गया यहाँ पर, ये सब चीजें उस पूरे पेपर पे लिखी जाएंगी और उसी को हम बोलते हैं हर्बेरियम पेपर। और इसका साइज होता है अप्रॉक्स 29 to 43 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब 29 by 43 सेंटीमीटर के एक पेपर पे इस पूरे डेटा को लिखा जाता है। किसके, सिर्फ एक स्पेसिमेन के डेटा को, सारे को एक साथ नहीं लिखेंगे, एक स्पेसिमेन के डेटा को। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास बोटेनिकल गार्डन। अच्छा देखो, हर्बेरियम में वो प्लांट्स लाए जाते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस लाए जाते हैं, उनके बचे कुछ स्पेसिमेंस यानी फॉसिल्स, उनके बचे कुछ अवशेष। पर बोटेनिकल गार्डन के अंदर हम किसको रखते हैं, लिविंग प्लांट्स को रखते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स को क्या बोलोगे, बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन इसके एग्जांपल में आता है। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में है। इसमें क्या होंगे, दो तरह के होते हैं, एक तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन और एक क्या होता है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, अगर इंडियन बोटेनिकल गार्डन की मैं बात करूं तो वो कहाँ पर है, ये है आपका हावड़ा, इंडिया में। और नेशनल बोटेनिकल गार्डन आपका है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के अंदर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इंडिया में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या रखोगे आप, लिविंग प्लांट्स को, लिविंग प्लांटे को, और हर्बेरियम में आप रखोगे जो प्लांट के स्पेसिमेंस है उनको। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब जहां पर प्लांट और एनिमल दोनों के ही प्रिजर्व्ड स्पीशीज को रखा जाता है। ठीक है। फॉर्मेलिन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन नाम का एक सॉल्यूशन है जो कि इनके प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन की तरह यूज किया जाता है, बचाए रखने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको बिल्कुल बचाने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके पास जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क का मतलब क्या है, जूलॉजी स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाएगा, उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो वहां पे सुरक्षित महसूस कर सके और उनकी स्पीशीज खत्म ना हो, एग्जिस्टेंस में बनी रहे, वजूद में बनी रहे। फिर आते हैं आपके की मैन्युअल्स। की मैन्युअल्स का मतलब क्या है, कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जब मुझे प्लांट्स की और एनिमल्स की क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो मैं की मैन्युअल्स को यूज करूंगी, जो कि क्या बताती है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। ठीक है। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज को हम किस लिए यूज करते हैं, एनालाइज करने के लिए, किसी भी प्लांट या फिर एनिमल को, वो भी नेचुरली। ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की इन कीज इज कॉल्ड कपलेट। अगर किसी के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ रहे हैं तो हम उसे कपलेट बोलेंगे। और अगर मैं हर एक स्टेटमेंट की बात करूं, की के हर एक स्टेटमेंट की, तो हम बोलते हैं लीड। लीड और कपलेट के बारे में ये चीजें आप हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, या तो एमसीक्यू में या तो ऐसे दे देंगे, या फिर आपके जो यूटीज होते हैं उनमें दे देंगे। फिर मोनोग्राफ की बात करती हूँ। मोनो स्टैंड फॉर द सिंगल एंड ग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सन। किसी एक टेक्सन, किसी एक टेक्सन, और टेक्सा का मतलब क्या है, इफ वी से टेक्सन दैट इज सिंगुलर फॉर्म, इफ वी से टेक्सा दैट इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, यानी लेवल का ही क्या है, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म है। मोनोग्राफ क्या है बच्चे, मोनोग्राफ किसी एक टेक्सन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। मैन्युअल्स क्या होते हैं, मैन्युअल्स यूजफुल होते हैं ये प्रोवाइड करने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन पहले से हैं उसके जरिए आप क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके बाद किसी भी स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को आप नेम कर सकते हो। यानी मैन्युअल्स हेल्पफुल है टू नेमिंग एनी स्पीशीज। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद किसी भी स्पीशीज को नेम देना है तो उसमें मैन्युअल्स काम आएंगे। ओके। फिर स्पीशीज की बात करते हैं। स्पीशीज क्या है, फर्स्ट यूज्ड टेक्सन है जिसे जॉन रे ने डिस्कवर किया था। क्या, स्पीशीज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन रे फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। अगर इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स के लिए देखा गया था पहली बार किसको, स्पीशीज के बीच में, और ये किसके जरिए किया गया है, जॉन रे के जरिए, साइंटिस्ट जॉन रे। स्पीशीज प्लेंटेरियम और सिस्टमैटिक नेचर का मतलब क्या है, ये दिया था कार्लस लिनियस ने। और इसके अंदर हम लोग देखो, कार्लस लिनियस को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करने की वजह से टेक्सोनॉमिकल हिरार्की या टेक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं किसे, कार्लस लिनियस को। ठीक है।
और हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, बिकॉज उन्होंने बेसिक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। दैट इज व्हाई द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी का टैग मिला है एरिस्टोटल को, एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का टैग किसे मिला हुआ है? आपकी कार्लस लिनियस को। ठीक है, फिर अगर मैं बात कर रही हूँ जेनेरा की, ठीक है, प्लांट की जेनेरा की बात कर रही हूँ तो बेंथम एंड हुकर ने इसके बारे में बताया था। न्यू सिस्टमैटिक के बारे में जूलियन हक्सले ने बताया था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में अर्नेस्ट मेयर ने बताया था। ये वैसे याद रख लेना, ठीक है, ये नेम्स किसने किसने बताया था। हो सकता है एमसीक्यूज में या हो सकता है कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स में हो उनमें ये पूछा जाए। ठीक है, टर्म फाइलम के बारे में किसने बताया था? कवेयर ने। एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरिकल, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखना, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का प्रेजेंस कहाँ यानी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। ओके, सो आई होप इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको हर एक बात डिटेल में एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं। हमने क्या पढ़ा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रहने वाले बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ का मतलब क्या है? जो कि रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल, इन सबको डिफाइन करेगी। वो एक बॉडी लिविंग बॉडी कहलाती है। और साइंस क्या होती है? साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो कि डिफरेंट स्टेट्स में बटी हुई है, हो फिजिक्स में हो या फिर कह सकते हो केमिस्ट्री में हो या फिर बायोलॉजी में। साइंस को आप क्या कह सकते हो कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल, थियोरिटिकल या फिर आप ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है? फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड को, नेचुरल एनवायरमेंट को समझा है। दैट इज स्टडी ऑफ साइंस, जिसे हम साइंस है। ठीक है, इतना क्लियर? यानी इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जितने भी बच्चे जिन्हें इसमें डाउट था, आई होप इतना सब कुछ समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं। हम आपके इस पूरे डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही हर एक चैप्टर को डिटेल में अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, कि ताकि आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम को ही नहीं बल्कि और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और हमेशा आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है, कि ताकि आप भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट डिटेल वर्जन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ।